नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू कौटिल्य क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें। दोस्तों इस प्रश्न से 100% आने की संभावना है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 2 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 3 है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न संख्या 4 है जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 5 है मानव नेत्र में। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 6 है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना भाग पर बनाता है। अगला प्रश्न संख्या 7 है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 8 है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो किसी बल्ब में 220 वोल्ट का 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम होगा। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 9 है ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध NR होगा। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 10 है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 14 है निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो निम्न में नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 15 है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे अधिक एवं प्रत्यक्ष विशाल स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न संख्या 16 है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से कॉपर प्लस जल किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न संख्या 17 है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 18 है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न संख्या 19 है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न संख्या 20 है
निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो 7 से अधिक विलयन pH का मान क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, पित्तल है तो पित्तल मिश्र धातु है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? तो निम्न में गोल्ड जो है, सोना, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो निम्न में CaCl2 आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति 0.03% है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के एक परमाणुओं की संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, मानव में डायलिसिस थैली है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, गुणसूत्र बने होते हैं? तो गुणसूत्र DNA तथा प्रोटीन्स व RNA के बने होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है? तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ DNA है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से एक्वेरियम स्थलीय परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, CFC है? तो CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का अपवर्तन परिघटना को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो निम्न में से C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो निम्न में से इनमें से सभी यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो निम्न में घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या
4 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो खाद्य पदार्थ में डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है। अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी में दृष्टि पटल द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है। तो 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है तो 0.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है। किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा अभियुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसके द्वारा यहाँ ऑप्शन गलती हो गया है, 25 वाट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है। विद्युत जनित सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुंबक प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 है। एक उत्तम ईंधन है। तो एक उत्तम ईंधन जैव गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो निम्नलिखित
अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया 2KClO3 2KCl+3O2 है। अगला प्रश्न संख्या 67 है, निम्नांकित में कौन से लवण हैं? तो निम्नांकित में K2SO4 लवण है। अगला प्रश्न संख्या 68 है, किस लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस प्रवाहित होता है? तो Fe3O4 पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर यौगिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न संख्या 69 है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में 7 से 7.8 तक के बीच परास कार्य करता है। अगला प्रश्न संख्या 70 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 71 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला प्रश्न संख्या 72 है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 73 है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है? तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। अगला प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? तो निम्नलिखित में से C6H6 एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न संख्या 75 है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबद्ध होते हैं? तो निम्न में से C3H4 के 3 आबद्ध होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 76 है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 77 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है। अगला प्रश्न संख्या 78 है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है? तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हीलियम है। अगला प्रश्न संख्या 79 है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों का शरीर के बाहर निकलने के तंत्र को कहते हैं? तो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकलने के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 80 है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का अपोहन के द्वारा बाहर निकालता है। अगला प्रश्न संख्या 81 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। अगला प्रश्न संख्या 82 है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है? तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। अगला प्रश्न संख्या 83 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। अगला प्रश्न संख्या 84 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम झिल्ली है। अगला प्रश्न संख्या 85 है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न संख्या 86 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न संख्या 87 है, निम्न में से कौन सा एक जैविक क्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो निम्न में से सूखे घास एवं पत्ते जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। अगला
प्रश्न संख्या 88 है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 89 है, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो निम्नांकित में हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90 है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 91 है, सल्फर परमाणु की बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु के बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 92 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 93 है, एक नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब बिंब दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है, लीवर से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 95 है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो निम्नांकित में प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 96 है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया एरोडीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 97 है, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98 है, किस दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99 है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 100 है, 1 वोल्ट कहलाता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल कूलम कहलाता है।